Okay, Raghav, you can start now. Okay, sir. Good afternoon, everyone. I hope you all are doing well. I am Raghav Lad, and I would like to introduce our today's guest, Mr. Abhinav Dhire, sir. He did his electronics and communication engineering from Acropolis Institute of Technology and Research in the year 2016. Yes, he is a alumni. He is a research scholar in the Center for Visual Technology at IIIT Hyderabad, pursuing MS by Research in Medical Image Analysis. He has multiple international journal publications and has worked on many different modalities and tasks in the area of medical image computing. His research interests in explainability and semi-supervised learning in medical imaging. Sir is here to present a webinar on machine learning for computer vision. So now I would like sir to continue with the webinar. Thanks, Raghav. तो स्टार्ट करने के पहले यहाँ पे कितने लोग फर्स्ट ईयर, कितने लोग थर्ड ईयर approximately? So most of the students are third year. Okay, ठीक है. So one thing I want to tell you all, don't treat this like a lecture where you have to get attendance. So try to be interactive. The more you talk, better it will be for all of us. तो हम लोग सबके अच्छा हम कोई भी इस टाइम पे खोलना नहीं चाहते हैं. हेलो अभिनव सर. हाँ सर. आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर थोड़ा सा. रुक के वीडियो बंद करके फिर बेटर हो रही है सर. ओके, नाउ इट इज बेटर. ठीक है, कोई इशू नहीं. ओके, सो टू टेल अ बिट अबाउट माई सेल्फ, राघव ने बहुत अच्छा बोला है, वैसे कुछ ज़्यादा तारीफ कर दी है. तो मैं आप लोगों की तरह ही एक्रोपोलिस में था 2016 तक, और मैं कुछ टाइम पे फैकल्टी भी था, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए. और उसके बाद अभी मेरा MS बाय रिसर्च चल रहा है IIIT हैदराबाद से. ये एक थोड़ा सा अलग प्रोग्राम है, थोड़ा सा एक मिनी PhD जैसा है, और मास्टर्स डिग्री है पर PhD से सिमिलर है, जहां हम रिसर्च करते हैं. और जो टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं, मशीन लर्निंग फॉर कंप्यूटर विजन, तो आप लोगों ने इसके बारे में बहुत सुन रखा होगा. कंप्यूटर विजन शायद लोगों ने नहीं सुना होगा. मशीन लर्निंग ये है, कितने लोगों ने सुना है? कोई है क्या या ऑलरेडी सो गए? हेलो, यस सर. मशीन लर्निंग के सुना है? ओके, ग्रेट. ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. आई होप आप लोग देख पाएंगे. स्क्रीन दिख रही है आप लोग? Yes sir. Yes sir. ओके, ग्रेट. ओके, सो हम लोग ये दोनों चीज़ें समझेंगे. मशीन लर्निंग क्या होता है, कंप्यूटर विजन क्या होता है. सो एक एस्पेक्ट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं, इसको मूवीज़ में भी देखते आए हैं. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली क्या होता है? क्या सच में कंप्यूटर इंटेलिजेंट हो जाते हैं? जब हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ ये लेफ्ट वाली इमेज की तरह होता है, कुछ एक साइफाई सा रोबोट जो बहुत कुछ कर रहा है. और बट एक्चुअली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कुछ राइट वाले फोटो की तरह है. सो बिहाइंड द सीन्स यू एक्चुअली हैव सम स्टैटिस्टिक्स that is going on. So there is no real intelligence here. We have some mathematical models, and these models give you some predictions. That's what current artificial intelligence is actually. And if you think about it,
those of you have studied computer systems organization, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर में एक्चुअली क्या होता है. एक एक्यूमुलेटर होता है, कुछ लॉजिक गेट्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं. तो एक्चुअली कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर के पास सिर्फ 2 सुपर पावर्स हैं. एक है कि वो बहुत फास्ट कैलकुलेशन करता है, और कैलकुलेशन बहुत बेसिक होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. और दूसरी सुपर पावर उसके पास होती है कि वो कभी बोर नहीं होता है. तो वो बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस करते रह सकता है और वो हमारी तरह कभी बोर नहीं होगा. एंड दैट्स व्हाट मेक्स कंप्यूटर्स पावरफुल. तो एक्चुअली कंप्यूटर्स कोई इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, बहुत डम होते हैं, बट चूंकि वो फास्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं इसलिए हम उनसे मैथमेटिकल मॉडल्स प्रोसेस करा के, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, वो जनरेट कर सकते हैं. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं. एक जो बहुत कॉमन तरीका अभी है उसको कहते हैं मशीन लर्निंग. तो अगर आप लोगों ने कुछ प्रोग्रामिंग की होगी तो आपको पता होगा कि प्रोग्रामिंग में आप जनरली जब कोड लिखते हैं तो आप एक कोड लिखते हैं, उसको आप कुछ इनपुट देते हैं और कंप्यूटर उस पे से कोई आउटपुट निकालता है. तो आप स्पेसिफाई करके रखते हैं. जैसे आप एक सपोज कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप उसमें कुछ इनपुट देते हैं, फिर आप उसको बताते हैं कि ये इनपुट जो आएगा उसको यहाँ पे ऐड करो, इसको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करो, और आपने सारे इंस्ट्रक्शंस क्लियर कट स्पेसिफाई करके रखे हैं. कंप्यूटर सिर्फ उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है. दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच टू प्रोग्रामिंग. What happens in machine learning instead is you don't tell the computer what to do. You give it some data and you let it learn what to do with the data. So your data is the food here and your computer learns what to do with it. How does it learn? We'll get to that. And we'll also see the various ways of that. But essentially you give data and you let it learn. Okay? यहाँ तक सब ठीक है? आप लोग बोलते रहोगे तो मुझे लगेगा कि कुछ चल रहा है, या मेरा कैमरा ऑफ नहीं हो गया है, मेरा कनेक्शन ऑफ नहीं हो गया है. प्लीज बी इंटरैक्टिव. प्रेजेंटेशन आई थिंक हो गया और किसी और ने चालू कर दिया आई थिंक. क्या सर? Your screen is not visible. Okay, it's just like this now. Maybe I can restart it. Yeah, is it visible? तो यहाँ तक ठीक है सब कुछ? आगे बढ़े? ओके. यस सर. तो कुछ टाइप्स जनरली होते हैं मशीन लर्निंग के. एक तरीका होता है जो सबसे कॉमन है, सुपरवाइज लर्निंग. सुपरवाइज लर्निंग को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको कुछ इनपुट डेटा दिया है कि ये एप्पल्स हैं, ठीक है, ये एप्पल्स की आपको सपोज फोटोज दिए गए. अब आप कंप्यूटर को दिखाते हैं, आप एक एक एप्पल कंप्यूटर को दिखाते हैं, उसके साथ में आप बताते हैं कि ये एप्पल है, और उस पे से कंप्यूटर सीखता है कि क्या क्या चीज़ें देख करके एप्पल बताना है. तो इसको सुपरवाइज क्यों कहते हैं? सुपरविजन का मतलब है कि कुछ साथ में फीडबैक दिया जा रहा है, कुछ साथ में एग्जाम्पल्स के साथ में उसके आंसर भी दिए जा रहे हैं. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको जैसे कहते हैं आप लोग, पता नहीं अभी भी शिवानी यूज़ करते हैं क्या, कि उसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं और साथ में आंसर दिए रहते हैं. तो ये एक तरह का सुपरवाइज लर्निंग हुआ. और अनसुपरवाइज लर्निंग में कोई सुपरविजन नहीं होता है. तो आपके पास आप मॉडल को डेटा दे देते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई सारे फ्रूट्स दे दिए हैं, और इसमें से खुद से वो कुछ डिफरेंसेस देख करके कुछ अलग अलग ग्रुप्स बना देता है. अब उसे नहीं पता कि कौन सा ग्रुप क्या है, उसे इतना दिख रहा है कि ये ग्रुप्स कुछ अलग अलग हैं. ठीक. और तीसरा तरीका होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग. सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मतलब होता है कि इसमें एक रिवॉर्ड होता है कि आपको कोई एग्जांपल्स के साथ
आंसर्स नहीं दिए हुए हैं, जिसको हम एनोटेशंस कहते हैं। तो एनोटेशंस यानी आंसर्स या लेबल्स कि डेटा जो दिया है उसके साथ में, या प्रोग्रामिंग में जो आउटपुट्स होते हैं आपके। तो सुपरवाइज लर्निंग में आप क्लियर कट उसको आंसर्स देते हैं, लेबल्स देते हैं। अनसुपरवाइज में आप उसको कोई भी लेबल्स नहीं देते हैं। इन कंपैरिजन रीइंफोर्समेंट लर्निंग में कोई रिवॉर्ड सिस्टम होता है कि कंप्यूटर जो खुद से कुछ करके देख रहा है, अब उसमें कोई एक चीज़ वो करेगा तो उसको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, कोई दूसरी चीज़ करेगा तो उसको कुछ पेनल्टी मिलेगी। तो ये आप रियल लाइफ में भी देखते हैं। आप किसी के पास अगर आपके यहाँ पेट होगा तो आप एक पेट को इसी तरह से कुछ ट्रेन करते हैं कि पेट ने कोई एक अच्छा काम किया तो आप उसको कुछ ट्रीट देते हैं, कुछ अच्छा नहीं काम किया तो उसको आप डांटते हैं। तो आपका पेट उस हिसाब से सीखता है कि ये चीज़ करना सही है और ये चीज़ करना गलत है। तो इसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। ठीक, आगे बढ़े। यस सर। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि मशीन लर्निंग, आपने एक और टर्म शायद सुनी होगी, इसको कहते हैं डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग की हम कहानी पाएंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि डीप लर्निंग आने के पहले जो इन जनरल मशीन लर्निंग है, जिसको ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग कहा जाता है, उसमें क्या होता है। सपोज हमें एक एप्पल का क्लासीफायर बनाना है, मतलब आपको एक ऐसा मॉडल चाहिए जो एप्पल देख करके बताए कि ये एप्पल है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अब आप रियल लाइफ में सोचिए कि अगर आपको किसी व्यक्ति को सिखाना है कि एप्पल कैसे पहचानना है, तो आप कैसे सिखाएंगे। आप बताएंगे कि एप्पल में क्या क्या होता है। एप्पल में क्या फीचर्स हम देखते हैं, रेड कलर देखते हैं, राइट। रेड कलर का एप्पल होता है, राउंड होता है, ओके। साइज कितना होता है उसका, छोटा साइज होता है, मीडियम साइज होता है। तो इस तरह से आप फीचर्स बताएंगे। अगर आपको किसी को नहीं पता है कि एप्पल क्या होता है, तो आप इसे सारे फीचर्स बताएंगे कि इसका शेप ऐसा होता है, इसका कलर ऐसा होता है। तो आप ये सारे फीचर्स उसको अलग अलग निकाल करके दे देंगे और फिर आप सिखाएंगे कि जहाँ ये सारे फीचर्स हैं तब वो एप्पल है, और जब ये फीचर्स नहीं है तब ये एप्पल नहीं है। तो ट्रेडिशनल मेथड्स में आप इसी तरह से फीचर्स खुद निकाल करके देते हैं। जैसे इस तरह इसमें हम देख रहे हैं एप्पल के साथ हमने फीचर्स दे दिए, रेड कलर कितना है, ब्लू कलर कितना है, ग्रीन कलर कितना है। तो आप ये जो ग्राफ देख रहे हैं, ये इसमें कुछ डरावना नहीं है, ये सिर्फ एक हिस्टोग्राम है कि कौन सा कलर कितना है। और जो नीचे हम देख रहे हैं ये शेप है एप्पल का। तो इस तरह से हम उसकी सारी फीचर्स निकाल करके एक मशीन लर्निंग मॉडल को देते हैं। और जो आपको ये लेफ्ट साइड में थोड़ा सा डरावना सा डायग्राम लग रहा होगा, इसे एक सपोर्ट वेक्टर मशीन कहते हैं। एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है अभी कि क्या होता है। बेसिकली आप जो ब्लू कलर के डॉट्स देख रहे हैं, एक तरफ ब्लू कलर के रेक्टेंगल्स देख रहे हैं, ये कुछ फीचर्स हैं जो सपोज एप्पल नहीं है। एप्पल नहीं होने के जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे है, और एप्पल होने के जो फीचर्स हैं वो ग्रीन कलर के डॉट्स हैं। और आपका जो मॉडल है वो इनमें डिफरेंशिएट करना सीखता है कि कहाँ से एप्पल होने के फीचर्स और एप्पल नहीं होने के फीचर्स अलग अलग हैं। अगर आपको ये लेफ्ट साइड का ग्राफ नहीं समझ में आया अभी तो कोई बात नहीं। इफ़ यू अंडरस्टैंड what the general procedure is, that's good. Okay, are you with me so far, or are we going into boring territory? Yes, Abhinav sir, go ahead. We are with us. We are with you. So coming to deep learning, the story of deep learning is a very interesting one actually. So this whole making machines think like humans, this thing started in the 1950s when there was a scientist, and that scientist did some research on cats. So he put some electrodes in cat brains, and then he showed the cat some things. And then he tried to study what is the effect on brain of cats on seeing those things. And he saw that the cat recognized some basic shapes. So from that this study started. Then we
tried a lot of things. We started from trying to make the machine think like human. Then we realized maybe we don't have to do it that much. Maybe we can make it a little different from how humans think. And we were trying a lot of different things. One of these things was something called as neural network. And this, we'll get to what neural network is. But when at that time, when in 90s, 80s, neural networks were given, they did not work that well. तो यहाँ एक बहुत ही एक तरह से मोटिवेशनल स्टोरी है ये कि 1980s से लेकर के जो लोग न्यूरल नेटवर्क्स पे काम कर रहे थे वो लोग उस पर रिसर्च करते रहे, जबकि बाकी वर्ल्ड कहता था कि न्यूरल नेटवर्क्स काम नहीं करते हैं. और फिर बहुत सारे नए अलग अलग तरह के मेथड्स आते रहे, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, रैंडम फॉरेस्ट वगैरह वगैरह, और उनसे लोग काम करते गए. बट कुछ लोग थे जिनको 3 लोग स्पेशली ऐसे थे जो इस पे लगे रहे, और उनको भी रिसेंटली ट्यूरिंग अवार्ड मिला इसके लिए. और इन लोगों को फाइनली 2012 में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला. तो क्या हुआ कि 2012 में एक इमेजनेट नाम की कंपटीशन आई. तो इस कंपटीशन में बहुत सारी इमेजेस दिखी थी, कुछ 1 लाख इमेजेस थी, और कंपटीशन था कि इन 1 लाख इमेजेस को इससे कुछ टास्क करने वाला कोई मशीन लर्निंग मॉडल जो बनाएगा वो कंपटीशन जीतेगा. अब 1 लाख इमेजेस बहुत ज़्यादा होती है. उस टाइम पे 2012 के पहले इतनी सारी इमेजेस नहीं देखी जाती थी. जब इतना सारा डेटा आया तो जो ट्रेडिशनल मेथड्स थी ये मेथड्स फेल होने लग गई. और इस टाइम पे जो इनकी न्यूरल नेटवर्क्स की मेथड थी जिसको हम डीप लर्निंग कहते हैं, अब इस मेथड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया. और इस टाइम से लेकर के डीप लर्निंग में ऐसा बूम आया है कि आज आप जहाँ भी AI एप्लीकेशंस देखते हैं ये डीप लर्निंग बेस्ड होंगे. आज आप कंपनीज में भी स्कोप देखें तो आपको ये AI बज़वर्ड वाले कंपनीज बहुत सारे मिलेंगे, और ज़्यादातर ये कंपनीज डीप लर्निंग कर रहे हैं, इंडिया में भी फॉरेन में भी. तो एक बेसिक फ़र्क क्या होता है, जो अभी हमने देखा ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग में आपके पास जो डेटा है उससे आप कुछ फीचर्स खुद निकाल करके देते हैं. ठीक, तो आप जैसे आपको एप्पल दिया, आपने खुद एप्पल में से फीचर निकाल करके दी कि एप्पल के कलर्स ये हैं, एप्पल का शेप ऐसा है, ये सारी फीचर्स आपने खुद उसको निकाल करके दी. और उसके बाद आपके मॉडल ने उन फीचर्स से सीखा कि उसको कैसे क्लासिफाई करना है. इन कंपेरिजन डीप लर्निंग में फीचर एक्सट्रैक्शन और क्लासिफिकेशन, यानी क्या क्या फीचर्स हैं वो निकालना और क्लासिफाई करना, ये दोनों चीज़ें मॉडल खुद ही करता है. तो आपको बस अपना मॉडल रखना है, उसमें आपको इनपुट डेटा देना है और वो आपको आउटपुट देगा. और इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे भी यही एक रीज़न है कि लोगों को जो फीचर निकालने में सोचना पड़ता है, जिसको हैंड क्राफ्टिंग बोलते हैं, वो अब नहीं करना पड़ता है. तो कोई भी जिसके पास इनफ रिसोर्स, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं, उसको बस एक अच्छा सा बड़ा सा डेटा सेट चाहिए, उस डेटा सेट को वो मॉडल को देता है, मॉडल ट्रेन हो जाता है. तो ये जो थोड़ा सा एक मैजिकल चीज़ बन गई है, इसकी वजह से आज AI इतना बूम कर रहा है. तो हम लोग बहुत थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि ये चीज़ कैसे काम करती है. अगर आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आती है तो लोड लेने वाली बात नहीं है. तो सपोज करिए कि ये जो x1 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 ये सारे दिख रहे हैं आपको लेफ्ट साइड में, ये सारे आपके इनपुट हैं. ठीक है, सपोज अगर ये इमेज होती तो ये इमेज के सारे पिक्सल्स होते हैं. पिक्सल्स आपको पता होंगे इमेज में, होपफुली. यस. तो आप सपोज यहाँ पे अपने पिक्सल्स दे रहे हैं इमेज के. अब इसके बाद आप इन पिक्सल्स के या जो भी आपका इनपुट डेटा है, इसका आप एक वेटेड सम ले रहे हैं. तो वेटेड सम आपने पढ़ा होगा. वेटेड सम मतलब कुछ नहीं होता है कि कुछ weight 1 multiplied by data 1 plus weight 2 multiplied by data 3 and so on. That is called weighted sum. तो आप ये सारे इनपुट और वेट का मल्टीप्लिकेशन करके उनको ऐड कर देते हैं, और ये जो आपके पास वैल्यू आई है इस पे आप एक क्लासिफिकेशन करते हैं. यानी आप ये बताते हैं कि ये जो वैल्यू आई है ये
अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसको हमें पॉजिटिव कहना है, यानी जैसे कैट है तो कैट पॉजिटिव या प्रेजेंट, या तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव लेवल और नेगेटिव लेवल। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आप इसको 1 कहेंगे, अगर लेस देन 0 है तो 0 कहेंगे। ठीक, सिंपल इनफ। आगे बढ़े। यस सर। तो अब डीप लर्निंग ये जो है इसको इस मॉडल को एक परसेप्ट्रॉन मॉडल कहते हैं। अब जब हम डीप लर्निंग में जाते हैं तो बेसिकली हमारे पास ये बहुत सारे परसेप्ट्रॉन्स को हम कनेक्ट कर देते हैं। तो आपके पास ये सारे इनपुट्स हैं और उसके बाद आपने कई सारे परसेप्ट्रॉन लगा दिए। जैसे यहाँ पे आपके पास एक परसेप्ट्रॉन था, इसके जैसे आपने बहुत सारे लगा दिए और इन सारे को आपने कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से, और आप इसके बाद ऐसे परसेप्ट्रॉन की लेयर्स को एक पे एक कनेक्ट करते जाते हैं। जैसे आप एक सैंडविच बनाते हैं वैसे आप इन लेयर्स को जोड़ते जाते हैं। इसको डीप लर्निंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे हम लेयर्स को, बहुत सारे लेयर्स को जोड़ते जाते हैं और एक डीप नेटवर्क बनाते हैं। तो आप ये शेप पर से देख रहे हैं आप, क्योंकि नेटवर्क जैसा लगता है, ये डीप है, इसलिए हम इसको डीप लर्निंग कहते हैं। और ये अगर आपने किसी ने इंसेप्शन मूवी देखी होगी तो उसमें वो कहते हैं वी नीड टू गो डीपर। तो यही प्रिंसिपल डीप लर्निंग में भी चलते आ रहा है। जब से शुरुआत हुई थी तो शुरू में हमारे पास 2-4 लेयर्स से हमने शुरुआत की थी और उसके बाद हम बढ़ते बढ़ते 150, 200, 250 इतनी लेयर्स तक पहुंच गए। जनरली आप जितना डीप नेटवर्क बनाते हैं उतना ज़्यादा उसकी लर्निंग कैपेसिटी रहती है, प्रोवाइडेड आप उसको उतना डेटा भी दें। तो ये इन जनरल एक डीप लर्निंग होती है। ओके, अब इसमें एक और चीज़ जो अभी कॉमन है उसको कहते हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। तो अगर आप लोगों ने सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ा है, आप लोगों ने थर्ड ईयर वालों ने पढ़ा होगा। तो सिग्नल प्रोसेसिंग में आपको याद होगा कि आपके पास जब 2 सिग्नल्स होते हैं और आप उन 2 सिग्नल्स का कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो आप क्या करते हैं कि एक सिग्नल लेते हैं, आप उसको पहले वाले सिग्नल के ऊपर आप स्लाइड करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। सेम चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हमारे पास एक जिसको कहते हैं एक फिल्टर है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा बॉक्स जो है 3x3 का, ये एक फिल्टर है एक तरह से। तो डीएसपी में आपने इस तरह के फिल्टर्स पढ़े होंगे कई सारे। तो आप ये फिल्टर लेते हैं और आप इस फिल्टर को इमेज के साथ कन्वर्ट करते जाते हैं। इमेज एक बेसिकली सिर्फ एक मैट्रिक्स होती है। तो हम जो इमेजेस देखते हैं हमारे सामने, हर इमेज बस एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में क्या होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू इनकी वैल्यूज रहती है। तो हर इमेज एक मैट्रिक्स है, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है। 1 डायमेंशनल आपने डीएसपी में पढ़ा होगा, बस इसको 2 डायमेंशनल एरे बना दिया और इस पर हम एक कन्वोल्यूशन करते हैं। अब फर्क क्या होता है, जो ट्रेडिशनली आपने जो डीएसपी में पढ़े हैं, जो आप कन्वोल्यूशन करते हैं उसमें और सीएनएन में फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ जो फिल्टर है, ये फिल्टर मॉडल खुद सीखता है। आप उसको नहीं बताते हैं कि क्या फिल्टर चाहिए, आप उसको कुछ रैंडम नंबर दे देते हैं और मॉडल उस पे से सीखता है कि फिल्टर क्या होने चाहिए जिससे रिक्वायर्ड आउटपुट मिले। और उसके बाद जैसे आपने यहाँ पे देखा, जैसे यहाँ पे परसेप्ट्रॉन है, परसेप्ट्रॉन की जगह पे हम कॉन्वोल्यूशन लेयर लगा देते हैं। कॉन्वोल्यूशन लेयर यही है जो इमेज पे कॉन्वोल्यूशन करती है। तो कुछ अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। आ रहा है क्या? यस सर। ओके, ठीक है। थोड़ा सा कूल चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा शायद बोरिंग हो रहा होगा। एक चीज़, कुछ अच्छे एप्लीकेशंस हैं जो आज के एआई के साथ या आज के कंप्यूटर विजन के साथ, तो हम इससे पहले जाए उसके पहले देखते हैं कंप्यूटर विजन क्या होता है। अभी तक आपने देखा मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है। अब कंप्यूटर विजन क्या चीज़ है? कंप्यूटर विजन यानी बेसिकली जैसा नाम में लिखा है, मेकिंग कंप्यूटर सी, सो गिविंग अ विजन टू कंप्यूटर। तो जैसे अगर आप सपोज एक रोबोट बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि रोबोट भी देखे, तो हमारी आइज जो करती है विजुअल इनपुट्स को समझना, विजुअल इनपुट के ऊपर एक्ट करना। तो कंप्यूटर विजन में हम सारे विजुअल इनपुट्स यानी इमेजेस, वीडियोस, इन सब पे काम करते हैं।
इन सब का AI से अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं। तो इसका एक कुछ अच्छे एग्जांपल्स हम अब देखेंगे कि अभी कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो एक अच्छी कूल चीज़ यहाँ पे है कि एक इसे कहते हैं विजुअल क्वेश्चन आंसरिंग, यानी आपने एक AI को एक इमेज दी है और आप उसको कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जैसे ये इमेज है, अब मैंने यहाँ पे इस इमेज से पूछा, इस AI मॉडल से पूछा वेयर इज द बेबी, और AI मॉडल मुझे बता रहा है कि बेबी इज इन बाथरूम विद 74% चांसेस। नेक्स्ट मैंने इसे कहा, अब यहाँ पे हम कुछ भी सवाल डाल सकते हैं, हो सकता है सारे सवाल वो अच्छे से नहीं दे पाए जवाब, बट हम एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि हमारा मॉडल कंटेक्स्ट समझ पा रहा है कि क्या क्या है यहाँ पे। जब हमने पूछा बेबी कहाँ है तो उसने बताया कि बाथरूम में बैठा है। फिर हमने पूछा व्हाट इज इन बेबीज हैंड, तो वो बता रहा है कि ये टूथब्रश है, या हो सकता है कि कोई और ब्रश है, कुछ स्मॉल प्रोबेबिलिटी के साथ। तो इस वेबसाइट पे आप जाके खुद ये ट्राई कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी इमेजेस हैं, आप इसको कुछ भी क्वेश्चन पूछ के देख सकते हैं और ये आपको आंसर देगा। एक दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं पेंटिंग में। सो ज्ञान ये एक और, जैसे आपने CNN सुना, वैसे ज्ञान एक टेक्नोलॉजी है, और ज्ञान में कुछ तो भी देते हैं, कुछ या ये चीज फेक है, उसके बाद मॉडल पहचानता है कि ये चीज फेक है। फिर जो पहला मॉडल है जो फेक करने की कोशिश कर रहा है, वो उसको और रियलिस्टिक बनाता है और दूसरे को पूछता है कि अब ये रियल है फेक है, और इस तरह से दोनों एक दूसरे को काउंटरैक्ट करते हुए कुछ एक रियलिस्टिक सी चीज जनरेट करते हैं। देखिए तो यहाँ पे आप एक सर सर वॉइस ब्रेक हो रही है। Sir, your voice is breaking. अभिनव तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है। एक बार गेन पेंट है इसके बारे में प्लीज एक बार फिर से रिपीट कर देना। तो ज्ञान पेंट में ज्ञान बेसिकली एक ऐसी चीज है जो इमेजेस जनरेट कर सकती है। तो आपने देखा कि कोई चीज, ये चीज सही है, ये चीज पॉजिटिव है, ये चीज नेगेटिव है, ये क्लासिफिकेशन होता है। ज्ञान में इसके अपोजिट आप कोई चीज जनरेट करते हैं, आप कोई इमेज जनरेट करते हैं या कोई इमेज का कोई पार्ट जनरेट करते हैं। तो सीरीज में हमारे पास कुछ पहले से बना हुआ है और हमें कुछ कुछ चीजें बताई है, जैसे डोर है, ग्रास है, सिर्फ यहाँ पे इसको इनपुट देते हैं कि इस जगह पे हमें ग्रास चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रास आ गई। It looks like magic, but it is magic of AI. यहाँ पे हम क्लाउड सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ब्रश के साथ घुमाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाउड बन गया है। और ये पेंटिंग हम नहीं कर रहे हैं, ये AI कर रहा है, हमारे सिर्फ इनपुट्स पर से। ऐसे अगर हम यहाँ पे ब्रिक कहते हैं और हम यहाँ पे ब्रिक्स बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिक्स बन गई है। So this is an example of GANs in action. We'll see another example ahead. Okay. हेलो, ओके। यस अभिनव। तो अब हम कुछ एप्लीकेशन देखते हैं जहाँ पे आज के टाइम में कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग बहुत यूजफुल साबित हो रहे हैं। तो एक इसमें प्रोमिनेंट एरिया है
medical imaging analysis, and this is the area where I work right now, and I have been working in for past 4 years. So in medical image analysis, basically you have all kinds of medical scans or medical images, and you have to do some automated analysis on those. Okay, so the first example you can see on top left. Here you have a lung X-ray. This lung X-ray is chest X-ray is of a person with COVID. So this is one work that I just finished. That where I would have a chest X-ray and I have a CNN model. और इस चेस्ट एक्सरे को लेकर के CNN मॉडल बताता है कि इस व्यक्ति को कोविड है या नहीं है. अब हम इससे करने का फायदा क्या है कि RT-PCR में आपको पता है RT-PCR में 2 दिन का 3 दिन का टाइम लगता है, जबकि एक्सरे में आपको इंस्टेंटली रिजल्ट्स मिल जाते हैं, क्योंकि ये और ऑटोमेटेड मेथड है. तो आपको इसके लिए एक्चुअली रेडियोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ एक्सरे कैप्चर करना है, एक कंप्यूटर को देना है और वो आपको बता देगा कि इसको कोविड है नहीं. तो इस तरह के कई सारे डिसीज डिटेक्शन हम करते हैं, उसको हम कंप्यूटर एडेड डायग्नोसिस कहते हैं या CAD इन शॉर्ट. तो ये एक एग्जांपल है. दूसरा आप इसके नीचे देख सकते हैं, इसको कहते हैं सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन का मतलब है कि इमेज में कोई एक पार्ट को आपका AI मॉडल सिलेक्ट करके बताता है कि ये पार्ट कहाँ है. तो जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि एक किडनी का CT स्कैन है. तो इस किडनी के CT स्कैन में आप देख सकते हैं राइट किडनी, लेफ्ट किडनी और एक ट्यूमर. तो जब हम इसको अपने मॉडल को देते हैं तो हमारा मॉडल यहाँ पे ट्यूमर सेगमेंट करके बताता है कि इस पार्ट में इतना पार्ट ट्यूमर है. और फिर एक बार हमारे पास ये आ जाए कि इमेज में कितना पार्ट ट्यूमर है, तो हम उसको अच्छे से मेजर कर सकते हैं कि ट्यूमर का सेंटर कहाँ है, कितना बड़ा है, इसका सर्कमफरेंस क्या है, एरिया क्या है. और ये सारे इंफॉर्मेशन सर्जरी करने के पहले डॉक्टर को बहुत काम आते हैं. ये एक एग्जांपल है. तीसरा एग्जांपल ये मेरे एक सीनियर ने काम किया था कि ब्रेन के अलग अलग इंटरनल ऑर्गन्स को सेगमेंट किया गया है. तो ये एक बहुत बूमिंग फील्ड है अभी, क्योंकि इसमें अगेन डीप लर्निंग के बाद से चूंकि चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई है कि आपको बड़ा डेटा सेट चाहिए और मॉडल चाहिए, तो इसमें कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज इंक्लूडिंग गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब घुस रहे हैं. सो दैट्स वन एरिया ऑफ डीप लर्निंग कंप्यूटर विजन. आगे बढ़ते हैं. दूसरा एक बहुत हॉट एरिया चल रहा है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स. तो आप लोगों ने शायद कुछ लोगों सुना होगा कि यूएस में कई सारे कंपनीज हैं, उबर है, वेमो है. ये कंपनीज अब ऑलरेडी सेल्फ ड्राइविंग कार्स के ट्रायल ले रहे हैं. और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद सेल्फ ड्राइविंग कार्स इंडिया में कैसे चल पाएंगी. तो उनके इंफॉर्मेशन के लिए हमारे लैब के कुछ लोग हैं जो इंडियन रोड्स पे सेल्फ ड्राइविंग कार्स पे भी काम कर रहे हैं, और उस पर काफ़ी सारा डेटा भी जनरेट किया गया है. तो आप एक सेल्फ ड्राइविंग कार में कार को समझना जरूरी है कि कार क्या देख रही है. और यहाँ पे लिटरली कंप्यूटर विजन है. कार को आइडेंटिफाई करना है उसके सामने क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं. तो उसके सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पेडेस्ट्रियंस है, बस है, रोड है. ये सारे ऑब्जेक्ट्स सेगमेंटेशन से, कंप्यूटर विजन से कार आइडेंटिफाई करती है और उसके अकॉर्डिंग कार चलती है. तीसरा एग्जांपल है कि सभी लोग फेसबुक यूजर होंगे. तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी जगहों पे आपको याद होगा, अगर आप 10 साल पहले अगर कोई फेसबुक यूज करते होंगे तो पहले फेसबुक आपको पूछा करता था कि आपने कोई फोटो आपसे पूछा था कि फोटो कौन कौन डाली. अब आज के टाइम में अगर आप फोटो डालेंगे तो फेसबुक पहले से आपको टैग करके बता देगा कि उस फोटो में कौन कौन है. या अगर आप दूसरी चीज देखें, अगर आप किसी के पास लो बैंडविड्थ में आपने कभी फेसबुक खोला होगा और इमेज लोड होने में कोई टाइम होगा, तो आप देखेंगे कि इमेज के पहले, लोड होने के पहले इमेज पे लिखा हुआ रहता है कि इस इमेज में क्या क्या है. तो फेसबुक, आप जितना कुछ डेटा डाल रहे हैं, जितनी इमेजेस आप डाल रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो वीडियोस डाल रहे हैं, उसको इन सारे डेटा को फेसबुक अपने AI एल्गोरिथम्स से स्टडी कर रहा है कि आप क्या डाल रहे हैं, किस तरह का डेटा डाल रहे हैं. और उस पर सोशल मीडिया कंपनीज काम करती है कि आपको सिमिलर तरह का डेटा दिखाएं. इस चीज़ पे हम आगे और आएंगे, पर ये एक काफ़ी प्रोमिनेंट एप्लीकेशन है जो सभी सोशल नेटवर्क सब यूज़ करते हैं, नॉट जस्ट फेसबुक.
फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सभी लोग इसको यूज करते हैं। फिर एक एरिया है सर्वेलेंस। तो अगर आप में से किसी ने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट सीरीज देखी होगी Amazon प्राइम पे, देखी है किसी ने? अगर आप में से किसी ने देखी होगी तो आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो मुझे यहाँ पे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि सीसीटीवी कैमरास हर जगह लगे हुए हैं, उससे सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, सर्वेलेंस के लिए कंप्यूटर विजन यूज किया जा सकता है। थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल एप्लीकेशन भी हो सकता है। एक और एप्लीकेशन है स्पोर्ट्स एनालिटिक्स। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे टीवी पे, तो आप लोग देखते होंगे कि जब सपोज एक प्लेयर 6 मारता है तो आपके पास सामने तुरंत लिखा हुआ आ जाता है कि उसका जो 6 था वो कितने डिस्टेंस तक गया। तो ये मैजिक कैसे होता है? ये भी कंप्यूटर विजन से होता है। से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बैडमिंटन मैच चल रहा है और उस बैडमिंटन मैच में आपकी कंप्यूटर विजन की जो डीप लर्निंग एल्गोरिदम है वो आपको बता रही है कि पी सिंधु की स्पीड कितनी है और ताई जू की स्पीड कितनी है। तो ये बहुत ज़्यादा और आते जा रहा है और आप देखते होंगे मैचेस में। फिर एक, अगर आप लोग कोई अगर गेम्स खेलते होंगे तो किसी ने फीफा खेला होगा? फीफा में आप देखते होंगे कि जो एक्शंस हैं वो और रियलिस्टिक बनते जा रहे हैं। तो ये इसलिए होता है कि जब उसके रिकॉर्ड, जब गेम बनाया जाता है तो एक्चुअल प्लेयर्स खेलते हैं और उन एक्चुअल प्लेयर्स के एक्शंस को, उनके पोज को वो कैसे मूवमेंट करते हैं, इस सबको कंप्यूटर ट्रैक करके सीखता है और फिर उसको 3D में मॉडल करता है। या अगर आप में से किसी ने किनेक्ट का नाम सुना होगा। किनेक्ट माइक्रोसॉफ्ट का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लाइव गेम्स खेल सकते हैं। मतलब आपको वो ट्रैक करेगा और आपके एक्शंस को वो गेम में ट्रांसलेट करेगा। तो इस तरह की चीज़ों के लिए एक्शन रिकॉग्निशन एक बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है। ओके, आप लोग साथ में हैं? हाँ अनुभव सर, प्लीज कंटिन्यू। सो अभी तक हमने देखा कि एआई क्या क्या होता है, एआई कैसे काम करता है, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। एक कुछ डेंजर्स देखते हैं। तो जब डेंजर्स ऑफ एआई की बात करते हैं लोगों को ये टर्मिनेटर याद आता है, someday robots will take over the use। बट सारे एक्सपर्ट से बात की है तो शायद हमें इस चीज़ से अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि कंप्यूटर्स एक्चुअली इंटेलिजेंट नहीं हुए हैं अभी। वो सिर्फ मैथमेटिकल मॉडल्स यूज कर रहे हैं, उनमें इमोशंस नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ डेंजर्स नहीं है, कि कुछ डेंजर्स हैं जो हमें समझ के उनसे केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक गेम रखते हैं हम। आपके सामने 2 लोग हैं और इन 2 लोगों में से एक रियल पर्सन है और एक फोटो ऐसा किसी का है जो एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में, इसको सिर्फ एक कंप्यूटर ने जनरेट किया हुआ है। जैसे हमने पहले देखा था एक गैन, तो इसको एक गैन ने जनरेट किया हुआ है। तो कोई बताएगा कौन सी रियल है कौन सी फेक है? लेफ्ट या राइट? Left picture is, I think it is a fake picture. लेफ्ट पिक्चर है ना? Fake. लेफ्ट फेक। ओके, और कोई? स्टूडेंट्स को ट्राई कर सकते हैं। राघव है क्या अभी भी? यस सर, लेफ्ट वाली फेक लग रही है। ओके, तो आप लोगों को थोड़ा सरप्राइज होगा, लेफ्ट वाली रियल है, राइट वाली फेक है। तो इस तरह के रियलिज्म पे हम पहुंच गए हैं कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन रियल है और कौन फेक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें ट्राई करिए। क्या लगता है आपको? सर इसमें भी लेफ्ट वाली फेक है। और फर्स्ट लुक राइट वन फेक लग रहा है। जैसे मतलब यदि हम रैंडमली देखें विदाउट एआई एंड ऑल, तो राइट वाली फेक लग रही है।
एक्चुअली सर राइट वाली रील यहाँ पे। तो मैं आपको बताऊंगा मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया। ये आंसर्स मैं चेक कर चुका हूँ। ये आप इस वेबसाइट पे जाके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी इमेजेस हैं ऐसी, whichfacesreal.com। तो मैंने जो यहाँ पे देखा, जिससे मैंने इसको करेक्ट प्रेडिक्ट किया था कि अगर आप जैसे राइट वाली लड़के के फेस पे जो क्रीजेस देखेंगे, तो बहुत माइन्यूटली अगर आप देखें तो कुछ क्रीजेस हैं जो मुझे आर्टिफैक्ट की तरह दिख रही है। हाँ राइट। और वैसे यहाँ पे भी लेफ्ट वाले में जो इनके रिंकल्स है फेस पे, थोड़े से आर्टिफैक्ट जैसे दिख रहे हैं। हाँ हाँ राइट। तो जिन लोगों को मैंने उसको प्रेडिक्ट किया कि वो आई थिंक कुछ 2-3 पिक्चर्स या फेसेस को कंबाइन करके बनाई हुई है, ऐसा लग रहा है जो लास्ट वाली पिक्चर। हाँ एक्चुअली वो बहुत सारे डेटा देखता है और उस डेटा पर से वो सीख करके बनाता है। तो जैसा मैंने डेटा देखते हैं और उसके ऊपर से ज्ञान जनरेट करते हैं, और एक दूसरा मॉडल होता है जो उसको डिस्क्रिमिनेट करता है। तो इन दोनों के को मिला करके फिर वो कुछ नया बनाना सीखता है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ एक डेंजर क्यों है? इसके एप्लीकेशंस अच्छे भी हैं। एप्लीकेशन अच्छे हैं कि आप इसका मूवीज में आप यूज कर सकते हैं आपको, और कई सारे आप अच्छे एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। बट इसका डेंजरस यूज ये हो सकता है कि आप कि कोई एआई मॉडल यूज करके फेक ऑनलाइन आइडेंटिटी बना सकता है, और आपको बहुत डिफिकल्ट होगा वो डिसाइड करना कि वो फेक है। तो इसका एक तरह का यूज ये हो सकता है कि कोई सपोज कुछ फेक न्यूज़ फैला सकता है, कोई फेक आइडेंटिटी बनाएगा, खुद को कोई एक्सपर्ट बताएगा और कोई फेक न्यूज़ फैला देगा। ये एक तरीका हो सकता है। या दूसरा तरीका हो सकता है कि डायरेक्टली किसी से फ्रॉड करके यूज करते हैं, कुछ और बन करके हो जाएगा। और चूंकि वो पर्सन एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कोई उसको क्लेम भी नहीं करेगा कि फ्रॉड है। अगर किसी की आइडेंटिटी स्टील होती है तो वो बता सकता है कि मेरी स्टोलन आइडेंटिटी है। आप देखते होंगे कभी कोई बोलता है कि मेरा हैक्ड अकाउंट है, ये मेरा रियल अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि वो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो बहुत तरह के फ्रॉड इस तरह से किए जा सकते हैं। एक दूसरा डेंजर है जिसको कहते हैं आगे देख। तो वीडियो हमारे बैंडविड्थ पे चलेगा, ट्राई करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारा वीडियो देखते हुए there is a problem with the audio. शायद सब बैंडविड्थ के कारण से हो रहा है। थोड़ा रेजोल्यूशन को करके देखते हैं। For instance, they could have me say, during an era in which our enemies can make it look like anyone is signing anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, and Guardians of someplace, or how about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone. हमें ऐसा लग रहा है ये देख करके कि ये ओबामा सारी चीजें बोल रहा है। हम देख पाए कि वो रियल लाइफ में वही ये बात नहीं है। एक्चुअली ये कोई और है जिसके एक्शंस को एक एआई मॉडल ने यूज करके अंडरस्टैंड करके एक फेक ओबामा जनरेट किया है।
सॉरी, तो ये देखिए फेक ओबामा जनरेट किया गया है और फेक ओबामा कुछ बोल रहा है और कंप्लीटली आप वो उस वीडियो को देख करके समझ नहीं पाएंगे कि ये एक्चुअल वीडियो नहीं है, एनिमेशन नहीं बनाया गया, यहाँ पर रियलिस्टिक वीडियो दिख रहा है जिसमें कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है और एक्चुअली वो व्यक्ति नहीं है। तो ऑब्वियसली इसके कई डेंजर हो सकते हैं कि आप कुछ वीडियो बना सकते हैं जो है किसी को कुछ इन्फ्लेमेटरी बातें कर रहा है जबकि एक्चुअली उसने वो कहा ही नहीं, और जब तक वो बात किसी को समझ में आएगी तब तक उसका डैमेज हो चुका होगा। एक और चीज है, कुछ कह रहा था कोई? ओके नहीं अनवर साहब, अभिनव एक बार अपनी स्क्रीन एक बार फिर से रिप्रेजेंट करो क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो मैं क्लिक कर सकता हूँ, ये मेरी लास्ट स्लाइड है जो आ रहा है। एक बार हाँ कर दो। कुछ इशू है, अभी बंद है क्या स्क्रीन? हाँ अभिनव, एनी प्रॉब्लम? हाँ मेरी स्क्रीन चालू है कि बंद है? अभी मैं क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूँ। Okay, maybe I should try something else. एक सेकेंड। हेलो हेलो, यस अभिनव। Okay, never mind that. That was last slide anyway. So what I was saying is one last thing that I wanted to say about dangers of AI. कि एक चीज़ होती है इको चैम्बर्स। तो जो आप लोग देखते होंगे कि फेसबुक पे या कोई भी मीडियम पे, इवन गूगल पे, आप जो कुछ चीज़ें लाइक करते हैं या फॉलो करते हैं आपको उसी तरह की चीज़ें दिखती हैं। तो एक चीज़ होती है रिकमेंडर सिस्टम्स, जो आपको रिकमेंड करती है कि आपने जो कंटेंट लाइक किया है या आपने जो कंटेंट फॉलो किया है सिमिलर कंटेंट वो आपको दिखाता है। तो इसका डैमेज ये होता है कि आपने जो चीज़ें फॉलो की है आपको सिर्फ वही आएंगी और जितना आप उसको यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको वही कंटेंट दिखेगा। तो कुछ भी आपके जो सोचना है, जो भी आपके व्यू पॉइंट्स है, उससे अलग कंटेंट दिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका एक बहुत मेजर कॉन्सिक्वेंस ये है कि हमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन इसी के वजह से बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप किसी एक पॉलिटिकल व्यू पॉइंट वाले को सिर्फ उसी से रिलेटेड चीज़ें अपनी फीड में दिखाई देगी या दूसरे व्यू पॉइंट वाले को सिर्फ उसी अपने ही जो कुछ व्यू पॉइंट से वही चीज़ें दिखाई देंगी। इसका हम एक मेजर कॉन्सिक्वेंस यूएस में देख चुके हैं। जब यूएस इलेक्शंस हुए थे उसके बाद बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था, दोनों ग्रुप्स आपस में टकराए थे। तो उसका रीज़न यही था कि वहाँ पे भी इसी तरह का पोलराइजेशन हुआ और इस पर बराक ओबामा ने एक्चुअली फ़ेसबुक को ब्लेम किया कि ये फेसबुक के रिकमेंडेशन एआई की वजह से ऐसा हुआ है। तो ये कुछ ऐसे
डेंजर्स हैं जो अभी भी है, जो जिसके लिए हमें टर्मिनेटर का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर हम इसके बारे में अवेयर रहेंगे, केयरफुल रहेंगे, तो हम इससे शायद कुछ बच सकते हैं. सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस टॉक फॉर माय सब्जेक्ट. We looked at what deep learning is, what all aspects it is, how it is changing the world, both for good and for bad. तो मेरे ख्याल से हमारे पास कुछ 3-4 मिनट बचे हैं, तो कोई भी आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, नॉट जस्ट रिलेटेड टू सब्जेक्ट, रिसर्च में करियर से रिलेटेड या एआई में करियर से रिलेटेड अगर कुछ कोई क्वेश्चंस हो किसी की तो आप वो भी पूछ सकते हैं. Abhinav, in the meantime, can you turn on your camera so that I can take a picture? या सर. सर अदर स्टूडेंट्स को भी कैमरा ऑन करने के लिए बोलेंगे हम लोग. हाँ हाँ, जो भी इंटरेस्टेड हो कैमरा ऑन कर ले, सो दैट कि हम एक पिक्चर ले लेते हैं. 1 मिनट. सर आप भी तो आइए पिक्चर में. 1 मिनट में ऑन कर रहा हूँ. एक सेकंड प्लीज. Am I visible? हाँ, अभिनव कहाँ गए? हेलो, अभिनव, where are you? अनीस सर, अभिनव सर कहाँ गए? Anwar sir, are you audible? Anwar sir, am I audible? ये सर. हाँ, right. राघव, राघव आप Yes, sir. कैमरा. मोहम्मद आप भी कर सके तो प्लीज. Okay. Vinod Shivare, please turn off your mic. ओके, एक तो मैंने ले लिए सर, और जस्ट अ मिनट. राघव आप एक आप Yes. आप भी ले लीजिए वहाँ से. Sir, it was a great session. So now I would like to call Anish sir to give a vote of thanks. Bye-bye. Tata. Goodbye. ये आवाज कहाँ से आ रही है? Someone is कुछ नॉइज आ रहा है, किसी का माइक ऑन है शायद. ललित सर क्या और पिक्स लेनी है अभी? ललित सर, am I audible? Yes, sir, you are audible. ललित सर कहाँ चले गए? ललित सर हाँ अनीस सर, यस, कैरी ऑन. और कुछ पिक्स लेना है कि हो गई है सफिशिएंट है सर? हो गया सर, हो गया बस. Okay, so good afternoon everyone, and it is a matter of pride for me that I am proposing a vote of thanks for this particular meeting.
So, on the behalf of entire Acropolis Institute, I would like to thank Mr. Anubhav Dere sir, who gave his vital time for his busy schedule and shared his research experience. And I hope it will definitely be useful for us. I would also like to thank Dr. UVS Chandrabha, Professor Lalit Bandil, and other faculty members for their cooperation. I'm also thankful to dear Raghav Lad for their support and to all the participants for attending the session. So, thank you so much, uh, Abhinav Dere sir, for giving your precious time, and I hope ki in near future you will uh, entertain our students and give your support in the field of research and other things. Thank you so much. Thank you, sir. It's always a pleasure to come back to Acropolis. And I have also left my email ID in the messages. So in future also, if any of the students want to contact me with regard to something technical or for some general career guidance, then I'm available. Definitely, Thanks. sir. Thank you, sir. Thank you, Lalit sir. Thank you, sir. Thank you, Abhinav sir. Yes, thank you, Abhinav. Really, it was a nice session. Okay, डीप लर्निंग एंड कंप्यूटर विजन के बारे में जिनको नहीं पता है तो दिस सेशन will provide a basic idea, एक introductory mindset about the deep learning and computer vision, and I hope the interested students can learn more. And Abhinav Dere is always here. You can contact with Abhinav, and I hope he will guide you in all regards. So thank you, Abhinav. Really, it was a wonderful session and informative too. So thanks, Abhinav. Thank you. Thanks, sir. And all the best for your research work and this very good work that you are doing and presenting with us. So all the best for that. Thanks, sir. Yeah. So I think Anisa, can we end the session, Anisa? Yes, sir. We can leave now. Okay. So thank you.